नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत कल छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और जांजगीर चांपा में चुनाव होने हैं। इसमें कुल 123 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनका फैसला 1,27,13,816 मतदाता करेंगे। रायपुर और बिलासपुर में जहां सबसे ज्यादा 25-25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, वहीं सरगुजा में सबसे कम यानी कि 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। 7 सीटों पर वोटिंग के लिए 15,408 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर टक्कर है, जबकि जांजगीर चांपा में बीएसपी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 3 विधायक और 3 पूर्व विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगले 1 घंटे हम सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपने रिपोर्टर से चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। तो चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से भी हो गई हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि कल वो किसको मतदान करने वाली है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। तीसरे चरण का घमासान 7 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 123 प्रत्याशी मैदान में हैं। 3 विधायक और 3 पूर्व विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो सातों ही सीटों पर जिस तरीके से कल चुनाव होना है, उसके लिए तमाम तैयारी किस तरीके की है, क्या कुछ रणनीति बन रही है कल के लिए, इस पर लगातार 1 घंटे हम अपने रिपोर्टर से बातचीत करेंगे। अलग अलग रिपोर्टर हमारे साथ में जुड़ते चलेंगे ताकि हम वहां की तैयारियों का जायजा ले सकें। हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं मनोज सिंह, दुर्ग से जुड़ेंगे संदीप शुक्ला और राजेश मिश्रा हमारे साथ में होंगे रायपुर से, और रायगढ़ से अविनाश पाठक। तो सबसे पहले राजधानी का ही हम हाल जान लेते हैं। राजेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। रायपुर का मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। रायपुर की जनता की किस तरीके से तैयारी है और चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारी है? मुकाबला बिल्कुल रोमांचक ही नजर आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में दिखाया था कांटे की टक्कर। हमने बहुत सारे लोगों से भी बातचीत की थी, तो सबका यह मामला का कहना है कि मामला 50-50 नजर आ रहा है। और मुकाबला भी यहाँ दिलचस्प है। एक है पूर्व महापौर, एक है वर्तमान महापौर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व महापौर सुनील सोनी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे को यहाँ पर मैदान में उतारा। तो मुकाबला काफी करीब का है। रही बात तैयारियों की, तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी मतदान केंद्रों को, रायपुर में मतदान केंद्र मतदान सामग्री वितरण के लिए 3 केंद्र यहां पर बनाए गए थे। एक सेज बहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां बनाया गया था, दानी गर्ल्स स्कूल का प्रांगण वहां बनाया गया, और एक जहां हम खड़े हैं जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट का जो ऑफिस है BTI कॉलेज में, वहां पर बनाया गया है। सभी मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर। और अभी हमारी कुछ देर पहले मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं राज्य के, सुब्रत साहू से बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि सभी मतदान केंद्रों में लोगों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। सभी चौकस व्यवस्था वहां पर है, सुरक्षा के खास इंतजाम है। लोग वहां मतदान डालने आएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखा गया है। क्योंकि भीषण गर्मी चल रही है, अभी टेम्परेचर काफी हाई है, 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो लोगों को धूप में ना खड़ा होना पड़े, इसलिए वहां पर टेंट्स लगा दिए गए हैं। पीने के पानी की वहां व्यवस्था की गई है। इसी तरह अगर मान लो लघु संख्या के भी वहां पे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ऐसा दावा चुनाव आयोग यहाँ पर कर रहा है। मगर हमको अभी यह पता चला है किसान राइस मिल करके एक जगह है वहां पर रामनगर क्षेत्र में, वहां पर एक ऐसा मतदान केंद्र बनाया गया है जहां पर टॉयलेट की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं गई है और काफी असुविधा वहां पर है। तो इस तरह की तैयारी यहां पर चल रही है। सब कुछ यहां पर तैयार है। 123 प्रत्याशी, कल अगर हम बात करें तीसरे चरण का और छत्तीसगढ़ के अंतिम चरण का यहां पर चुनाव है। 123 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल शाम को 5 बजे तक EVM में कैद हो जाएगा। और हम बात करें तो इसके लिए 1,27,00,000 जो मतदाता हैं वो अपने मतों का यहां पर प्रयोग करेंगे। तो व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। सभी मतदान केंद्रों को रवाना कर दिया गया है और सुबह 7 बजे 6 बजे से
प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मॉक पोल होगा, मॉक पोल के बाद देखा जाएगा सभी ईवीएम ठीक है कि नहीं। उसके बाद 7 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी जो 7 लोकसभा क्षेत्र है वहां पर चलिए, तो रायपुर पूरी तरीके से तैयार है राजेश कल के मतदान के लिए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी। चलिए बिलासपुर चलते हैं। बिलासपुर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज, बिलासपुर की तस्वीर क्या कह रही है? और बिल्कुल देखिए, बिलासपुर के लिए एक नई जंग है। हालांकि पिछले कई बार से भाजपा यहां पे जीत हासिल करती रही है, लेकिन नई जंग इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही नए उम्मीदवार खड़े किए हैं और दोनों ही पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और इसके पहले उन्होंने कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है, तो इसलिए दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, देखा जा रहा है। तो एक तरफ से भाजपा, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कांग्रेस की लहर होने के बावजूद भी बिलासपुर जिले के 7 में से 4 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई, तो उस लिहाज से माना जा रहा है कि बिलासपुर में थोड़ी भाजपा की लहर बची हुई है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया और जाते जाते राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे, उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इतना आसान मुकाबला नहीं है, कांटे की टक्कर है और कहीं न कहीं दोनों ही पक्षों को समझना मुश्किल है क्योंकि मतदाता इस बार बेहद खामोश है। एक तो बेहद ही कम शोर शराबे के बीच में चुनाव प्रचार हुआ है, लिहाजा लोगों के मन को भांपना इस बार बिल्कुल आसान नहीं था। इसलिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि मतदाता आखिरकार किसके पक्ष में है। भाजपा एक तरफ अपने केंद्र सरकार के जो बातें हैं उसको लेकर दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार की बातों को लेकर दावे कर रही है। इन सब के बीच अगर हम बिलासपुर की बात करें तो यहाँ मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम बिलासपुर के मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में खड़े हैं, जहां पे ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतदान को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। गर्मी बहुत ज्यादा 43 डिग्री टेम्परेचर है, लिहाजा जब लाइन लगेगी मतदाताओं को दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पे रेड कारपेट बिछा दिया गया है और साथ ही साथ जब मतदाता वहां अंदर से वोट देकर बाहर निकलेंगे तो उनके लिए सेल्फी जोन बनाया गया है। यहाँ पे मतदाताओं को बढ़िया फील हो इसलिए रंगोली बनाई जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलाकार लगातार रंगोली बना रहे हैं, यानी कि मतदाताओं को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने देना है कि वो अपने घर से कहीं बाहर है या फिर किसी ऐसे काम के लिए है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। लिहाजा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए और उनको फील गुड कराने के लिए यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अंदर जो व्यवस्थाएं की गई है वो भी पूरी तरह से अच्छी है। टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। आपके साथ जो तस्वीरें हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। लोकतंत्र का ये उत्सव है और उत्सव का आगाज जिस तरीके से किया जाता है, रंगोली बनाकर पुष्पहार से, बिल्कुल वैसा ही किया जा रहा है। रायगढ़ हम चलेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश पाठक जुड़े हुए हैं। अविनाश, रायगढ़ की जनता की तैयारी के साथ साथ चुनाव आयोग की क्या कुछ खास तैयारी इस बार आप देख पा रहे हैं जो कि पिछले चुनाव से हटकर है? क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने काफी एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, यूथ के जो वोटर्स हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिहाज से काफी कदम भी उठाया गया है। क्या तस्वीरें खास? जाहिर तौर पर ज्योति, अगर रायगढ़ लोकसभा सीट की बात करें, मैं इस समय जिस केंद्र में खड़ा हूं, संगवारी मतदान केंद्र है। मेरे पीछे की जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं उससे तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे नजर आ रही हैं। बैलून्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं खास तौर पर लोगों को लुभाने के लिए कि जो मतदान केंद्र है वो दूसरों से अलग हो। सेल्फी जोन, जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज सिंह बता रहे थे, सेल्फी जोन यहाँ पे बनाया जा रहा है। साथ ही साथ 3 केंद्र एक साथ यहाँ पे बनाए गए हैं जिसमें जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। संगवारी मतदान केंद्र है जहाँ पे महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आदर्श मतदान केंद्र है जहां पर सेल्फी जोन के साथ साथ, चूंकि मौसम काफी गर्म है, 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर इस इलाके का है, तो इस लिहाज से जिला प्रशासन की ओर से इस बार यहां पे नींबू पानी की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी में मतदान के लिए आएंगे उनके लिए राहत देने के यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं, पंडाल्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट है काफी महत्वपूर्ण है ज्योति, क्योंकि एक और जो जुदेव परिवार है जसपुर का, उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी हुई है, तो दूसरी ओर जो कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर नेता उमेश पटेल, वो यहाँ पे कैंपेन में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने लालजीत सिंह राठिया को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने नए प्रत्याशी के रूप में गोमती साय को चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए अविनाश, जिस तरीके से लगातार हम जानकारी, हमारे 21 रिपोर्टर हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, बारी बारी से तैयारियों को जायजा ले रहे हैं। जब वापस लौटूंगी तो चर्चा कुछ और भी करूंगी। अरुण सोनी जुड़ चुके हैं बलरामपुर से हमारे साथ में। अरुण, बलरामपुर तैयार हो चुका है कल के लोकतंत्र के उत्सव के लिए, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? देखिए, बलरामपुर में लोकतंत्र के महापर्व की पूरी तैयारियां की गई हैं। आज जो मतदान दल है उसे पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया है। आज एक छोटी सी दुर्घटना भी हो गई जब एक मतदान दल वाटर फंगर के पास स्याही मोड़ में एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन इसके अलावा जितने भी मतदान दल है सभी को भेज दिया गया है। पोलिंग बूथ पर विशेष व्यवस्था की गई है, टेंट पंडाल लगाए गए हैं। जो हमारे वोटर्स हैं उनके लिए रुकने के लिए पानी की व्यवस्था की गई, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है बलरामपुर जिले में। बता दूं कि बलरामपुर जो सरगुजा संभाग में लोकसभा सीट में आता है,
और सरगुजा लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस ने खेलसा सिंह को मैदान में उतारा, वहीं भाजपा ने महिला उम्मीदवार ने रेणुका सिंह को मैदान पर उतारा है। इन दोनों में खासी टक्कर देखने को मिल रही है। बलरामपुर जिले में लगभग 5.5 लाख वोटर्स इस बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की गई है। मैं बता दूं कि जो बलरामपुर जिला है वो 3 राज्यों की सरहद को भी छूता है और नक्सल प्रभावित इलाका भी है, इसलिए पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था की है। सरहद पे 17 चेक पॉइंट लगाए गए हैं जहां पर जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उनको देखा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, किसी भी वस्तु को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उसके अलावा सीआरपीएफ की 10 कंपनियां चारों ओर सर्चिंग पे लगी हुई हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। मैं बता दूं कि 2 पोलिंग बूथ जो चुनचुना और पुंदाग हैं वो काफी अति संवेदनशील पोलिंग बूथ थे, वहां पे नक्सली अटैक का खतरा था, इसलिए उन दोनों पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया गया है और वो बंदरचुआ में अब मतदान होगा। मैं बता दूं कि 20 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद जो वोटर्स हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने काफी तैयारी की है जागरूकता के लिए और जो वोटर्स हैं उनकी व्यवस्था के लिए। तो फिलहाल सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जो भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। दोनों तरफ प्रचार प्रसार चल रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं दोनों ही दल के लोग। और खासकर मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव में जो दोनों सीट है वो कांग्रेस के पास है, इसलिए भाजपा इस समय वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। लगातार जितने भी जो लोग नाराज हुए थे भाजपा से उन्हें मनाया जा रहा है और सभी लोग मिलकर प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा वापसी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी पूरी रणनीति के साथ दोनों ही पार्टियों ने बड़ी रणनीति काफी सख्त बनाई है कि जो नहीं थी सत्ता पे वो वापस करना चाहेगी और जो पहले से सत्ता में वो खोना भी नहीं चाहेगी। संदीप के पास चलते हैं। संदीप शुक्ला दुर्ग से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से परसेंटेज वोट के हम देखते आ रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, इस लिहाज से क्या तैयारी चुनाव आयोग की? जी बिल्कुल, पहले तो आपको बता दूं कि ज्योति जो दुर्ग की सीट है वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सीट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस जिले से जो है मुख्यमंत्री के अलावा जो 4 कांग्रेस के मंत्री है, मतलब कुल 5 लोग यहां से बिलोंग करते हैं दुर्ग से। तो पूरे कांग्रेस की प्रतिष्ठा जो है दुर्ग के सीट पे लगी हुई है। दुर्ग सीट जीतना कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यहाँ का राजनीतिक समीकरण ऐसा है कि लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि 1996 से लेकर 2009 तक का जो आम चुनाव था उसमें पूरी तरीके से भाजपा यहाँ पर जीतते रही है। लेकिन 2014 में इसका समीकरण बदला है। ताम्रध्वज साहू ने जो 11 सीटें हैं उसमें से 1 सीट छीनी और कांग्रेस की झोली में डाली। लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर इसका जो है समीकरण बदला है। इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 9 सीटें आती है, इसमें से 8 विधानसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती है, सिर्फ 1 सीट जो है वो भाजपा को मिली है। तो समीकरण यहाँ का लगातार बहुत बदला है पिछले कुछ समय में। तो यहाँ अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वोटर का जो जनादेश है किस तरफ जाएगा। आपको बता दूं कि प्रतिभा चंद्राकर यहाँ कांग्रेस से खड़ी हुई हैं, जो एक बार की विधायक रही हैं, 2013 में वो चुनाव हारी हैं। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनका नाम वापस ले लिया था डिक्लेयर करने के बाद। वहीं विजय बघेल जो भाजपा से खड़े हुए हैं, वो भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं, उन्होंने भूपेश बघेल को चुनाव हराया भी है। तो जबरदस्त यहाँ का जो चुनावी संग्राम जो देखने लायक रहेगा, क्योंकि पूरे कांग्रेस की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। नरेंद्र मोदी यहाँ बालोद में चुनावी सभा करके गए हैं, यहाँ के वोटर को भी उन्होंने आकर्षित किया है। खुद राहुल गांधी यहाँ पर चुनावी सभा की है और उन्हें जीतने के लिए पूरा प्रयास किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से बिलोंग करते हैं, अन्य 4 मंत्री भी यहाँ पर हैं। और जो ये देखने लायक संग्राम रहेगा। रही बात चुनाव आयोग की तैयारियों की, तो हम आदर्श केंद्र पे खड़े हैं। बहुत जबरदस्त व्यवस्था है। यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं, अंदर वेटिंग हॉल है ताकि लोगों को इंतजार ना करना पड़े। अंदर सोफे लगाए गए हैं और आपको बता दूं कि नई चीज देखने मिली है कि ठंडे पानी की व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके अलावा चने और मुर्रे के कई चलिए संदीप, ये आपने सही बताया कि ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है, क्योंकि सियासी पारा के साथ साथ मौसम का भी पारा जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, इसलिए आपने बताया कि चना मुर्रा का भी इंतजाम किया गया है। चलिए अंबिकापुर चलते हैं। अंबिकापुर भी काफी रोमांचक यहाँ पर मुकाबला है। अभिषेक सोनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पाला किसके पास जाने वाला है, इसकी चाबी सीधे तौर पर मतदाता के पास होती है, जिस पर कोई कयास कई बार सटीक नहीं बैठता है। कैसे, क्या कह रही है अंबिकापुर की जनता?
देखिए, बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला अंबिकापुर का है, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि जो अंबिकापुर की सियासत है वो काफ़ी दिलचस्प रहती है। पिछले 15 सालों की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा जो सीट है उस पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस इस बार इसलिए खासी उत्साहित है क्योंकि 8 विधानसभा सीटें सभी कांग्रेस के पाले में हैं। तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि जो भाजपा वर्सेस टीएस सिंहदेव की लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि टीएस सिंहदेव यहाँ पे बड़े नेता हैं और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी वर्सेस टीएस सिंहदेव के बीच में सीधा मुकाबला है। और अगर प्रत्याशियों पर नजर डालें तो एक तरफ जो खेलसाय सिंह हैं वो 6वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो भाजपा प्रत्याशी हैं रेणुका सिंह, उन पहली बार चुनाव मैदान में है लोकसभा के। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो एक तरफ पहली महिला प्रत्याशी हैं जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ 6वीं बार। तो एक तरह से अनुभव और पहली बार चुनाव लड़ने की जो उत्साह होता है उसको लेकर चुनाव देखा जा रहा है। और यही कारण है कि दोनों ही प्रत्याशी, चाहे दोनों ही दल हों, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये रही प्रत्याशियों की बात और जो राजनेताओं की बात। मगर जो प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो जो लोकसभा क्षेत्र सरगुजा का है वो 3 जिलों से मिलकर बना है और करीब 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल होते हैं और करीब 2152 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, चाहे सुरक्षा की बात करें या फिर वहां पर अन्य सुविधाओं की। जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया कि पानी की एक बेहतर व्यवस्था की गई है। गर्मी का मौसम जो है, राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और जो मतदाता हैं वो उन्हें कोई अंबिकापुर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ की एक खूबी जो हमने भी पिछले दिनों महसूस की वो ये है कि दिन चढ़ते पारा मौसम कुछ और होता है और शाम ढलते मौसम का मिजाज जो होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। क्या इसका असर वहाँ की जनता पर होने वाला है? क्या वो अपना मिजाज बदलेगी? इस पर भी हम लगातार नजर रखेंगे। तो चलिए, हम भी तैयार हो चुके हैं कल के मतदान के लिए और आप भी तैयार होंगे कल के मतदान के लिए। और तैयारी आपको करनी ही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये जो उत्सव है 5 साल में एक बार हमें मिलता है और इसका इस्तेमाल करना, इसका प्रयोग करना हमारा अधिकार भी है, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान प्रतिशत का बढ़ना बेहद जरूरी है। इसलिए कल जब मतदान होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप निकलिए घरों से और 100% मतदान करने की कोशिश कीजिए। और अगले आधे घंटे हम और जानेंगे कि हमारे साथ जो सीट है उस पर हमारे 21 रिपोर्टर लगातार इस पर तैयारियों को लेकर, वहां के रणनीतिक समीकरण को लेकर पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं और कल की क्या तैयारी है चुनाव आयोग की। क्योंकि इस बार हमने देखा कि चुनाव आयोग की जो तैयारी है अलग अलग तरीकों से है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। 2 और संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। धीरज दुबे हमारे साथ में कोरबा से जुड़ चुके हैं, सुनील साहू बलौदा बाजार से। कोरबा चलते हैं, धीरज आपके पास आते हैं। बताइए क्या राजनीतिक समीकरण है और क्या चुनाव आयोग की तैयारी है कल के लिए? कोरबा लोकसभा जो सीट है वो काफी मानी जाती है। यहाँ पे हमेशा राजनीतिक दिग्गज चुनाव लड़ते हैं। इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत है, उनको वो कांग्रेस प्रत्याशी है यहाँ पे। और जो पूर्व यहाँ पे खाद्य आयोग के अध्यक्ष रहे हैं ज्योति दुबे, उनके बीच में यहाँ मुकाबला भाजपा से वो प्रत्याशी है। मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच में। यहाँ वैसे तो कुल 13 प्रत्याशी मैदान में है, उनके बीच में मुकाबला होना है। कुछ 15 लाख से अधिक वोटर जो हैं कोरबा लोकसभा क्षेत्र के, वो 8 विधानसभा क्षेत्र के, वो सभी उनका मतदान करने आएंगे। और जो मतदान का प्रतिशत है वो जो बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए। संवेदनशील अति संवेदनशील को कैटेगराइज करने के बाद में जो बीएसएफ, सीएफ और अलग जो जिलों से पुलिस बल बुला के यहाँ पे सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे कर चुके गए हैं। 2008 मतदान केंद्रों में कल मतदान होगा यहाँ पे। और अलग अलग प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार थमने के बाद में वो अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करके अपने लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं लोगों से। चलिए, तो धीरज ने बताया कि जिस तरीके से तैयारी वहां पर हो चुकी है। सुनील साहू के पास चलते हैं, बलौदा बाजार से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, कल का दिन काफी खास है बलौदा बाजार के साथ साथ पूरे देश के लिए, जहां जहां पर कल वोटिंग होनी है। बलौदा बाजार की क्या तैयारी है?
ज्योति देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि बलौदाबाजार जिले में कुल 4 विधानसभा है, जिनमें के 2 विधानसभा बलौदाबाजार और भाटापारा रायपुर लोकसभा सीट में आती है। तो अन्य जो कसडोल और बिलाईगढ़ जो लोकसभा सीट है वो जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। निश्चित तौर पर जांजगीर चांपा जो लोकसभा सीट है बेहद यहाँ पर दिलचस्प चुनाव हर बार की तरह इस बार भी होने वाला है, क्योंकि ये जो जांजगीर चांपा लोकसभा सीट है ये रिजर्व सीट है। तो इस बार जो कांग्रेस से यहाँ पर पूर्व सांसद रवि भारद्वाज के जो सुपुत्र हैं, परशुराम भारद्वाज के जो सुपुत्र हैं रवि भारद्वाज, वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी से पूर्व सांसद रहे गुहाराम अजगले यहाँ से प्रत्याशी हैं। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच अगर हम बात करें तो एक और प्रत्याशी जो बसपा से हैं, दाऊराम रत्नाकर, जो पुराने काफी वरिष्ठ नेता हैं बसपा से, वो मैदान में है। तो निश्चित तौर पर अभी जो समीकरण देखा जा रहा है तो त्रिकोणी यहाँ पर समीकरण देखा जा रहा है। रही बात रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो एक तरफ कांग्रेस से प्रमोद दुबे तो दूसरी तरफ सुनील सोनी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो दोनों ही प्रत्याशी के बीच में जबरदस्त टक्कर की स्थिति अभी बनी हुई है। रही हम मतदान के कल के बारे में बात करें तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से मतदान जो दल हैं वो आज सुबह से ही रवाना हो चुके हैं। मतदान कर्मियों के लिए खासकर गर्मी की वजह है तो गर्मी के मौसम के लिए उनके लिए स्पेशली मेडिकल पैकेज उनके बना के दिए गए हैं। मेडिकल के सारे जो ग्लूकोज होते हैं, नींबू पानी होते हैं, वो सारे कुछ उनके व्यवस्था के अनुरूप उनको दिए गए हैं। रही बात मतदान जो करने आएंगे कल लोग, जो सुबह से ये मतदान एक बहुत बड़ा एक पर्व है, तो तेज गर्मी की वजह से लगातार जो अभी गर्मी बढ़ती जा रही है, इसके लिए जो मतदान दलों के आसपास हैं काफी बैरिकेड्स के साथ साथ ही यहाँ पर टेंट वेंट की व्यवस्था भी करी गई है, ठंडे पानी पेयजल की व्यवस्था करी गई है, नींबू पानी की व्यवस्था करी गई है। तो इस तरीके से जो मतदान का प्रतिशत है पिछले बार के अपेक्षा इस बार ज्यादा हो सके तो पूरी तरीके से जिला प्रशासन ने सुनील, आपने बहुत अहम जानकारी दी और अविनाश पाठक के पास हम चलेंगे रायगढ़। अविनाश, अगर चुनाव आयोग की तैयारियों पर ही हम चर्चा कर लें तो जागरूकता के लिहाज से चुनाव आयोग ने काफी काम किया, सुरक्षा के लिहाज से काफी काम किया और हर वर्ग के मतदाताओं को सुविधा देने के लिहाज से हम देख रहे हैं कि पिछले चुनावों की तुलना में और ज्यादा एडवांस और ज्यादा बढ़ चढ़कर सुविधा देने की कोशिश कर रही है। ये मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है। क्या आपको लगता है कि रायगढ़ में भी तमाम वो उपाय किए गए? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ज्योति, मैं लगातार बता रहा हूँ विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के प्रयास किए गए थे और उसका फ़ायदा देखने को मिला था और लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की कोशिशें कुछ ज़्यादा ही की जा रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, संगवारी मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, दिव्यांगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, सेल्फी जोन बनाए जा रहे हैं, नींबू पानी का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा हर ब्लॉकों में अलग अलग पिछले 1.5 महीने से लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे थे अवेयरनेस के लिए। यूथ वोटरों को साधा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अधिक से अधिक मतदान हो। और खासतौर पर अगर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें ज्योति, तो इस बार जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि पिछले बार का जो वोट ऑफ परसेंटेज था लोकसभा चुनाव में, थोड़ा सा जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो कम रहता है। पिछले बार की बात करें लगभग 64% मतदान हुआ था, तो इस बार लगभग 10% बढ़ाने का लक्ष्य जो है जिला प्रशासन ने रखा है और इसलिए कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। और लगता है कि जिस तरह से अवेयरनेस लोगों में आ रही है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का जो वोट ऑफ परसेंटेज होगा वो थोड़ा अधिक होगा। हालांकि चूंकि सियासी पारा के साथ साथ गर्मी भी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो ये जो गर्मी है, मौसम है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है ज्योति, तो इस बार वोट ऑफ परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जी बिल्कुल। मनोज के पास चलेंगे, बिलासपुर। मनोज, आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ खास आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव आयोग ने किया है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को लेकर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, मतदाताओं में भी जागरूकता आई है, ज्यादा से ज्यादा वो घरों से निकल रहे हैं, लेकिन क्या युवा मतदाता की संख्या इस बार बढ़ी है, उसके लिहाज से चुनावी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है? मनोज, चलिए, तो लगातार हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ते जा रहे हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि कल के मतदान की क्या तैयारियां हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ में दुर्ग से बने हुए हैं। संदीप, तैयारियों के साथ साथ बताइए क्या कुछ खास? जी ज्योति जी, आपको जी बिल्कुल बता दूं कि नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था किया हुआ है कि मतदान का जो प्रतिशत बढ़े। हमारे साथ अभी अग्रहारी जी हैं, दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर हैं। सर, आप लोग की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को राहत मिले और वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो?
देखिए 64 शहर जो मतदान केंद्र है वो दुर्ग शहर के लिए है और नगर निगम के क्षेत्र में इस विधानसभा की क्षेत्र आता है, जिसमें हमने कुल 8 केंद्रों, जिसमें कि 5 आदर्श केंद्र हैं, 2 संगवारी मतदान केंद्र और 1 दिव्यांग मतदान केंद्र है। दिव्यांग जो मतदान केंद्र है वो 20 का है, जो कि नईगंज मंडी के अंदर में है। वहाँ दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। आदर्श और संगवारी के लिए भी हम लोगों ने विशेष तैयारियाँ की हैं, इंतजाम किए हैं, जिसमें कि जैसा कि आप अभी यहाँ देख रहे हैं इस स्पॉट पे कि ऑरेंज मतलब जो कलर्स हैं, जो रेड्स कलर हैं, इन चीज़ों को लेकर के कॉन्सेप्ट एक बनाया गया है कि हम एक थीम पर काम कर रहे हैं। येलो और रेड थीम पर हमारा ये मतदान एक्सप्रेस हम उसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो दिव्यांग मतदाता आएंगे, जो बुजुर्ग आएंगे, सीनियर सिटीजन्स आएंगे या जो महिलाएं आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए वेटिंग हॉल यहाँ बनाया गया है, जहाँ पर कूलर आदि की पूरी व्यवस्था रहेगी। जितने मतदाता यहाँ पर आएंगे उनके लिए नगर निगम की ओर से चना मुर्रा की व्यवस्था की गई है। यहाँ बैलून से भी साज सज्जा की जाएगी। इसके अलावा पेयजल के लिए साइनेज लगाए गए हैं कि उनको। लेकिन विधानसभा के कंपैरिजन में लोकसभा में कब प्रतिशत होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करें? क्या कोई ट्रांसपोर्टेशन की भी ऐसा कुछ व्यवस्था है? इसमें क्या है, हम लोगों ने पूरे शहर को 15 सेक्टर में विभाजित किया है और ई रिक्शा की हमने व्यवस्था की है, जिसमें हमने सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई है, जो कि मतदाताओं को हमने जो आइडेंटिफाई किया है, दिव्यांग मतदाताओं को, उनको लाने के लिए यहाँ पर हमने व्यवस्था दी है। वहाँ पर तो देखा ज्योति आपने कि जो आइडेंटिफाई किया गया है दिव्यांग मतदाताओं को, तो उनके लिए ई रिक्शा की भी व्यवस्था है। तो दावा है जिला प्रशासन का, निगम का, कि पूरी यहाँ पर व्यवस्था है, कमर कसी हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान हो। जी बिल्कुल संदीप, बहुत तैयारी आपने बताई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, चुनाव आयोग ने पूरी मुस्तैदी से, प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, मतदाता भी तैयार हैं कि कल मतदान के समय वो जाएं, और इसके साथ साथ IBC 24 भी तैयार है कि कल जब आप मतदान करें तो अपना सेल्फी लेके भी हमें भेजिएगा, ताकि आपको भी टीवी पे दिखने का मौका मिल सकेगा। तो कल का दिन बेहद खास है छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव का दिन है और इस दिन को उत्सव की तरह लोगों को मनाना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है जब आप देश के लिए सरकार को चुनते हैं। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लगातार हम यही कह रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि आप अपने लिए किस सरकार को चुनते हैं। तो चुनने के लिए आपको घरों से निकलना होगा, ज्यादा से ज्यादा वोट देना होगा, चाहे आप किसी भी पार्टी को दें, लेकिन वोट जरूर दें। वोट देने के बाद में सेल्फी खिंचा के कल हमें भेजिएगा भी। तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 123 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे और इसके अलावा देश के 117 सीटों पर भी कल ही तीसरे चरण का घमासान है और 3 विधायक और 3 पूर्व विधायक की प्रतिष्ठा कल दांव पर लगी है। रायपुर और बिलासपुर में 25-25 उम्मीदवार हैं। सबसे कम अंबिकापुर यानी कि 10 उम्मीदवार हैं। दुर्ग में 21 उम्मीदवार हैं और लगातार तैयारियों को लेकर हमारे रिपोर्टर्स जो हैं पल पल की अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से? पेंड्रा से हमारे साथ नए जुड़ चुके हैं शरद अग्रवाल। शरद, क्या तैयारी है? इलाका मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर कोरबा और मरवाही 2 लोकसभा की सीमाएं आपस में लगती हैं। मरवाही चूंकि कोरबा लोकसभा में आता है, जबकि कोटा विधानसभा में पेंड्रा गौरेला का क्षेत्र आता है। यहाँ पर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां करके रखी हैं। यहाँ पर जो गौरेला में कंट्रोल रूम बनाया गया, आज सभी जगह लगभग मतदान अधिकारी पहुँच चुके हैं। दूर दराज के केंद्रों से भी ओके की रिपोर्ट आ चुकी है। प्रशासन के साथ साथ मतदाताओं को भी इंतजार है कि वे कल सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मताधिकार का और चुनाव का जो महोत्सव है उसको शांतिपूर्वक संपन्न करा सके और लोकतंत्र में अपना योगदान दे सके। जी चलिए, तो सब तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजेश मिश्रा के पास चलेंगे, रायपुर। राजेश, चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ का जो समीकरण है वो शहरी मतदाताओं के लिहाज से काफी रोमांचक होता है, क्या आपको लगता है कि विधानसभा के स्थानीय मुद्दे इस बार हावी होने वाले हैं, या आपको लगता है कि केंद्र के ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार मतदाताओं के जहन में घर करे हैं? देखिए, अभी ज्योति हम सभी अपने रिपोर्टर से बातचीत किए तैयारियों को लेकर और वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति उसके लेकर भी बातचीत किए और हमने भी कई जगह का दौरा किया। हम बस्तर भी गए, हम महासमुंद भी गए, हमने धमतरी का भी दौरा किया, राजनांदगांव कोरबा भी गए और उसके बाद बालोद भी गए, प्रधानमंत्री की सभा में गए। हम सब जगह हम लोगों ने बातचीत की तो ये एक चीज़ समझ में आई कि मतदाता बहुत चतुर हो चुका है। सबसे बड़ी चतुरता की परिचय तो ये है कि मतदान करने वो पहुँच रहा है, 100% पहुँच रहा है, कोशिश ये कर रहा है और यही वजह है कि पहले
पहले और द्वितीय चरण की बात करें तो बम्पर वोटिंग हुई है, 70% से अधिक वोटिंग हुई है। दूसरा, मतदाताओं के दिल के अंदर क्या चल रहा है उसको भापना बड़ा कठिन हो चुका है, क्योंकि अगर किसी भी मतदाताओं से बात करते हैं, किसी मतदाता से बात करते हैं उसका रुझान जानने के लिए, तो कुछ बोलता नहीं है। मगर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दो मुद्दे यहां पर काम कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां जहां हम गए हैं वहां हम लोगों से बातचीत किए, दो मुद्दे काम कर रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो प्रदेश सरकार की जो 4 महीने का कार्यकाल है और कांग्रेस ने जो वादे किए थे जो निभाए हैं, जैसे किसानों की कर्ज माफी का मामला, बिजली बिल हाफ करने का मामला और तमाम आदिवासियों की जमीन लौटाने का मामला, ये सब मामलों को लेकर कुछ एक वर्ग जो है वो कांग्रेस के साथ है और उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो पूरा किए हैं, तो एक वर्ग उनके साथ नजर आता है। वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो मोदी की बात करता है। उनका कहना है कि देश को फिलहाल एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश को एक ऊंचाइयों में ले जाए, जो देश की सुरक्षा की बात करे, जो देश में एक संविधान की बात करे, जो महंगाई की बात करे, जो बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करे। तो दो तरह का वर्ग इसमें सामने में आता था। हमने गौर किया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो प्रदेश सरकार के कामों को देखकर थोड़ा सा उससे प्रभावित हैं, क्योंकि उनके किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं, तो इस बात को लेकर खुश हैं। आदिवासी इस बात को लेकर खुश हैं कि आदिवासियों की जमीन वापस की है। वहीं बिजली बिल हाफ हुआ तो एक बहुत बड़ा वर्ग को इस बिजली बिल हाफ होने से उसका फायदा मिला। वहीं नाराजगी की बात करें तो शराबबंदी जो नहीं की उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी वहां पर है। इसी तरह जो बजट की जो प्रॉब्लम आई है, विकास काम रुके हैं, उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी है। वहीं हम शहरी मतदाताओं की बात करें तो वो मोदी जैसे प्रधानमंत्री को दोबारा चुनने की बात करता है, तो इस तरह से मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। मगर हम बात करें स्पष्ट रूप से किसी लहर की बात करें तो स्पष्ट रूप से लहर की कोई बात यहां समझ में नहीं आ रही। मतदाता साइलेंट है। कल तीसरे चरण का जब मतदान खत्म हो जाएगा, ईवीएम में अपना फैसला मतदाता दे देंगे और 2 चरणों का तो वैसे भी दे चुके हैं। तो 23 मई को जब पेटी खुलेगी तब पता चल पाएगा कि ये साइलेंट मतदाता आखिर किसको अपना वोट दिया और किसको अपना चुने हैं। बिल्कुल राजेश, एक जो चीज आपने कही कि मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है और ये बिल्कुल देखने को मिलता है कि तमाम जो सर्वे रिपोर्ट होती है वो भी कई बार फेल हो जाती है, क्योंकि मतदाता अपने मन की बात ईवीएम को ही बताता है और किसी से जाहिर नहीं करता। इसलिए लहर का जो अंदाजा है वो लगा पाना मुश्किल है कि आखिर ये लहर किसको मंजिल तक पहुंचाने वाली है। सतीश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कोरिया से। सतीश, जिस तरीके से मतदाताओं को लेकर अभी जागरूकता के लिहाज से हम बात कर रहे थे राजेश मिश्रा से, क्या आपको लगता है कि कोरिया की जनता भी जागरूक हो चुकी है? वो अपने लिए अपनी सरकार को चुनना तो चाहती है लेकिन बताना नहीं चाहती। जी बिल्कुल, जिस तरह कोरिया जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और भरतपुर सोनत विधानसभा क्षेत्र है। इस वक्त मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 मनेन्द्रगढ़ के मतदान केंद्र क्रमांक 6 पर खड़ा हूँ और जिस तरह का पूरा चुनावी सरगर्मी यहाँ पर थी, हाई प्रोफाइल सीट है कोरबा लोकसभा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और उनके मुकाबले भाजपा के ज्योति नंदन दुबे हैं। वहीं बसपा का जो प्रत्याशी है परमेश सिंह, वो मनेन्द्रगढ़ के ही हैं और मुकाबला जो है यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। चूंकि चरणदास महंत यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार सांसद रहे हैं और एक बार उनको हार मिली है, तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की प्रतिष्ठा वहाँ पे लगी है। जहाँ तक मतदाताओं की बात है, हाल विधानसभा चुनाव में ही मतदाताओं में काफी जागरूकता देखी गई थी और इस बार भी लोकसभा चुनाव में मतदाता जो है ये मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और हर मतदाता मतदान करने के लिए जो है जागरूक नजर आ रहा है और पूरे उत्साह से वो मतदान केंद्र तक पहुंचेगा। हमारी कई मतदाताओं से चर्चा भी हुई है, उनका कहना है कि जो है मतदान करने अवश्य जाएंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान अवश्य करेंगे और एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए तमाम तैयारियों के साथ साथ समीकरण पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। संदीप हमारे साथ में दुर्ग से लगातार बने हुए हैं। दुर्ग में भी बड़ा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। संदीप, आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव था छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी नया हो गया, क्योंकि 15 साल के बाद यहाँ पर सत्ता बदली, कांग्रेस शासन में आ गई, उसके बाद कांग्रेस में तो उत्साह है कि वो जीत का एक नशा है, उनको लगता है कि वो जीतेंगे, लेकिन बीजेपी के पास भी अपना पुराना रिकॉर्ड है कि 10-1 का आंकड़ा है, उन्हें लगता है कि ये इतना आसानी से पलटेगा नहीं। क्या आपको लगता है कि घोषणा पत्र के जो वादे थे वो असर करेंगे मतदाताओं पर? जी ज्योति, पहले आपको तो राजनीतिक पृष्ठभूमि जैसे हमने पहले बताया कि दुर्ग की जनता का मूड कोई समझ नहीं पाता। जो पिछले 1996 से 2009 तक के जो सांसद थे उनको एकाएक जनता ने पलट दिया। जो भाजपा की समर्थित जनता थी, पूरा से पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें से 9 में से 8 सीटों पे जनता ने कांग्रेस को चुना है। तो ये जो मूड है जनता का कोई नहीं समझ पाता। लेकिन एक जो बात होती है पॉपुलेशन की, बात होती है जनसंख्या की, तो आपको बता दूं कि दुर्ग जो है, दुर्ग जिला जो प्रदेश का सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला, मतलब नगरी जो लोग हैं सबसे ज्यादा दुर्ग में निवास करते हैं। तो भाजपा अगर ये सोचती है
कि जो जो पॉपुलेशन है वो अगर भाजपा को समर्थित करती तो उस लिहाज से जो है भाजपा कुछ उम्मीद लगा सकती है। लेकिन पिछला जो विधानसभा का चुनाव अभी कुछ महीने पहले हुआ है, भाजपा को महज एक यहाँ पर सीट मिली है, तो भाजपा खुद यहाँ शायद नहीं समझ पाए कि क्या होने वाला है, क्योंकि नगरीय प्रशासन जो नगरीय जनता है यहाँ पर बहुत संदीप, इसीलिए जो मुकाबला है संदीप, इसीलिए जो मुकाबला है वो बड़ा रोचक है। इसके बारे में कयास भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कयास कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं और नतीजे कुछ और ही आ जाते हैं। अभिषेक सोनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अंबिकापुर से। अभिषेक, इस बार के अगर बीजेपी को देखा जाए तो उन्होंने सारे उम्मीदवार बदल दिए, एक नया एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। चूंकि यहाँ पर विधानसभा में उन्हें हार मिली थी तो उन्होंने नया समीकरण तलाशने की कोशिश की, जनता के मन में पैठ बनाने की कोशिश की। आपको लगता है कि ये जो उन्होंने रणनीति बनाई थी वो कारगर होगी? देखिए, ये अभी कह पाना तो बिल्कुल जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जब तक मतदाता जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद नहीं करते तब तक ये बताना स्पष्ट नहीं हो सकता कि आखिर जो यहाँ की जो सरगुजा का सांसद है वो कौन होगा। लेकिन भाजपा की तरफ से ये लगातार दावे करते रहे हैं भाजपा के नेता कि जो इस बार जो प्रत्याशी भाजपा ने उतारा है वो 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं और प्रदेश में मंत्री का दायित्व निभा चुकी हैं। इसके साथ साथ भाजपा एक नारा और दे रही है कि इस बार सरगुजा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से प्रथम महिला सांसद रेणुका सिंह होगी। तो भाजपा की तरफ से लगातार ये दावे तो आ रहे हैं कि उनकी प्रत्याशी विजयी जीत दर्ज करके संसद में पहुंचेंगी। पर जिस तरह से पूरा अगर चुनावी समीकरण पर नजर डालें तो 8 की 8 लोकसभा जो विधानसभा सीटें हैं उन पर कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस की पूरी टीम इस बार जो 15 साल से जो लगातार सांसद यहां से जीतते आ रहे हैं भाजपा के, उनके विजयी रथ को रोकना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल के नेता हैं वो अपनी अपनी जीत की बात कह रहे हैं और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो उनको बहुमत देगी और उनकी जो सांसद है वो चुने जाएंगे। पर जनता का जो मत है वो अभी तक जो रुझान है वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। जनता बिल्कुल शांत है और वो देख रही है कि आखिर जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो जो दावे कर रहे हैं वो कितने पूरे हुए। प्रदेश सरकार की बात करें, चूंकि कांग्रेस में जो यहाँ पर खेल साय सिंह जी को उतारा है मैदान में, तो वो 6वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और 3 बार सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो उनके जो पिछले संसदीय जनता ही फैसला करने वाली है। अभिषेक, कोई भी पार्टी कितने घोषणा पत्र में वादे कर ले या दावे कर ले, पूरी बाजी जो होती है मतदाता के हाथ में होती है। मुश्ताक कुरैशी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जांजगीर से। मुश्ताक, जानकारी दें, क्या तैयारी है जांजगीर की? जांजगीर का भी बड़ा अपना प्रभाव है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। जांजगीर चांपा जिला जो है लगातार यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है और इस बार चूंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत भी इसी जिले के शक्ति विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार ज्यादा जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो जिला है बसपा का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ तक जब जोगी कांग्रेस और बसपा के गठबंधन के साथ यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा असर इस गठबंधन का इसी जिले पे देखने को मिला था। तो यहाँ जो चुनावी समीकरण है इस बार तीनों पार्टियां बराबर नजर आ रही हैं। बसपा, कांग्रेस और भाजपा, तीनों पार्टियों में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। चलिए अविनाश के पास चलेंगे। रायगढ़, काफी देर से हमने बातचीत नहीं की अविनाश से। अविनाश, अगर चुनावी समीकरण को देखे जाए तो ये कहा जाता है कि विधानसभा में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, केंद्र में, लोकसभा में केंद्र के मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन उम्मीदवारों की छवि को लेकर भी कहीं ना कहीं भूमिका होती है, चाहे मुद्दे कोई भी हो। मतदाता, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में स्थानीय जो उम्मीदवारों की जो छवि है, क्या उससे ऊपर वो मुद्दों को रख पाता है या उम्मीदवारों की छवि भी रोल अदा करती है? देखिए ज्योति, अगर मुद्दों की बात करें, सीधे सीधे मायने ये है कि लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी की छवि उतनी मायने नहीं रखती जितने केंद्रीय मुद्दे मायने रखते हैं। और अगर रायगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि 65% से ज़्यादा जो आबादी है वो आदिवासियों की आबादी है। यहाँ पे आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है और यहाँ का जो सिनारियो है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और जो केंद्रीय मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं आधारित होता नजर आता है। अगर खास तौर पर पिछले समीकरणों की बात करें, लगातार जो 20 सालों का कार्यकाल रहा है, बीजेपी के पास ये सीट रही है। कद्दावर मंत्री जो है
है विष्णुदेव साय यहाँ के रहे हैं, वो लगातार जीतते आए हैं। पिछले चुनाव में भी लगभग 2,17,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का जो सिनारियो है वो कहीं ना कहीं बदला नजर आता है। ऐसा इसलिए भी ज्योति क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जो है वो कांग्रेस की है, लेकिन केंद्र में सरकार बीजेपी की है। तो इस लिहाज से जो समीकरण है वो बदला होगा, क्योंकि 8 सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में हैं और 8 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे ज्योति, लगभग 1,98,000 की लीड कांग्रेस को मिली है। तो अब जो 100 दिन का कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के बलबूते कांग्रेस एक बार फिर से ये दावा कर रही है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्हें लीड मिली थी वो लीड बरकरार रहेगी, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें या 100 दिन के कार्यकाल में कर्ज माफी की बात करें, बिजली बिल हाफ करने की बात करें। तो इन मुद्दों को कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में हावी होता दिखाई देता है। हालांकि अगर शहरों की बात करें ज्योति, शहरी इलाकों में मोदी फैक्टर है वो साफ नजर आता है। देश के जो युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक बार फिर से पीएम मोदी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि छवि ज्यादा हावी होगी। सीधे सीधे मुद्दे हैं इस इलाके में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। चलिए, जिस तरीके से अविनाश आपने बताया कि मुद्दे तो हैं लेकिन उतने मायने नहीं रखते, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में बात करते हैं तो उम्मीदवारों की छवि उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश आपका भी शुक्रिया, मुश्ताक आपका भी, और संदीप आपका भी, और अविनाश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पार्टियां दावे चाहे कितने भी कर ले, लेकिन उन दावों पर मुहर लगाने का काम आपका यानी कि मतदाता का है। तो मुहर लगाइए, कल निकलिए घरों से बाहर, मतदान कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत। नमस्कार।